हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ हो कमाल आज आप शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हो। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग फिर से वही एक लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है अपने पास है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। तो देखो हेडिंग का मतलब क्या है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, कि अगर कोई पार्टिकल है अपने पास और उस पार्टिकल को अगर हम फोर्स लगा रहे हैं उस पार्टिकल के ऊपर, जैसे मान लो ये पार्टिकल हो गया अपने पास, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है। एक मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे हम फोर्स लगा दिए और एक फोर्स हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से लगा दिए, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स। जैसे एक फोर्स इधर लगा है तो ये इसकी वजह से ये जो भी ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा होगा, लेकिन फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में इसकी तरफ ऐसे फोर्स लगा दें, ये हो गया ठीक। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दें तो जैसे ये फोर्स है और ये फोर्स है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है। इसको F1 बोल देते, इसको F2 बोल देते। तो उस केस में यहाँ पे जो भी पार्टिकल रखा हुआ है, जो भी पार्टिकल यहाँ इस बीच में रखा हुआ है, तो वो कहीं मूव नहीं करेगा, वो अपने जगह पे रह जाएगा। लेकिन फोर्स तो लग रहा है, फोर्स लगने के बावजूद कोई पार्टिकल अपने जगह पे ही है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। या फिर मान लो इसी चीज़ को हम ऐसे मान लो वही एक ऑब्जेक्ट ये है, इसको हम खींचे, अभी तो हम मान लो एक ही तरफ धक्का दे रहे थे, अब इसको हम ऐसे कुछ फोर्स लगा दें, मान लो इसको हम इस तरफ ऐसे खींच रहे हैं ठीक। सिमिलरली एक और फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लगा दें, एक और फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दे। यहाँ पे भी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो इस केस में भी ये जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो जब कभी भी किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है लेकिन उसका मोशन कहीं किसी डायरेक्शन में नहीं हो रहा, तो उसको हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। अब इसका इक्वेशन डेरिवेशन भी देख लीजिए, पहले डेफिनेशन पढ़ लिया। व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्या वगैरह, when the net external force on an object is zero, then according to first law of motion the state of an object will be rest or of uniform motion, then it will be equilibrium। तो अगर मान ये तो हम दोनों केस रेस्ट की बात है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता, हाँ, उस केस में भी हम अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका जो स्टेट है वो चेंज नहीं होता, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन ही कर रहा होता। तो वही यहाँ कहने का मतलब है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अगर जीरो है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिस स्टेट में ऑब्जेक्ट था उसी स्टेट में वो रहेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। अब जैसे देखो इसी को आगे सॉल्व किया गया है, तो जैसे एक पार्टिकल यहाँ था, एक पार्टिकल यहाँ था, उस पर दो फोर्स लगा, एक F1 लगा, एक F2 लगा। तो F1 एंड F2 भी फोर्स ऑन पार्टिकल, तो जो रिएक्शन फोर्स है, टोटल फोर्स जो क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, लेकिन जो रिजल्टेंट अपने पास क्या आएगा, जीरो। जो अपने पास टोटल रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब जो नेट फोर्स आ रहा है आर, उसको बोल रहे हैं रिजल्टेंट, F1 प्लस F2 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम F1 को जैसे इस वाले को हम पॉजिटिव अगर मान लें, F1 को पॉजिटिव मान लें, तो F2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होने से जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। वही बात यहाँ पे हुआ है कि रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई F1 F2 अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं। तो ये तो दो फोर्स हो गया। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे तीन फोर्स लग रहा है, मतलब जब दो से ज़्यादा फोर्स लगने लगता है उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पे दो से जब ज़्यादा फोर्स लगने लगता है तो कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया अपने पास, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब इस पर तीन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो तीन डायरेक्शन में तीन कलर का पेन ले लेते हैं भाई, पेन का कमी थोड़ी। एक फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक। एक फोर्स का डायरेक्शन ये ले लेते हैं, एक फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, और एक फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। कलर चेंज नहीं हुआ। एक फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, तो तीन फोर्स का डायरेक्शन हो गया। अब बोल रहा है कि ये जो कॉन्करेंट फोर्स है वो ज़ीरो है एट ओ। जो कॉन्करेंट फोर्स है मतलब दो से ज़्यादा फोर्स है एट ओ, कौन कौन सा है, F1 है, F2 है और F3 है। तो तीन फोर्सेस लग रहा उस ओ ऑब्जेक्ट पे, जिसको क्या बोल रहे हैं, F1 F2 और F3 बोल रहे हैं। तो होगा क्या, जैसे देखो यहाँ पे हम बना के बता दे रहे हैं, ये हो गया एक फोर्स, ये हो गया दूसरा फोर्स, ये हो गया तीसरा फोर्स, ठीक है। अब डायरेक्शन इसका हम ये बना दिए, इसका डायरेक्शन ये बना दिए, और ये जो चीज़ है अपने पास, ये इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ये जो इसको हम F3 बोल रहे हैं, ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। तो हम क्या करेंगे, हम इस F3 को
ऊपर लेके आएंगे। ऊपर कहने का मतलब इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बन गया। तो इसको जो हम अपोजिट करेंगे तो ये -(f3) हो जाएगा। तो अब इसको हम ऊपर भेज दिए, ठीक है। अब ऊपर क्यों भेजे? क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगा सके, इसलिए हम उसको ऊपर भेजें। अब पैरेललोग्राम लॉ लगाने जाएंगे तो यही अपने पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, नामकरण से अगर लिखा जाए तो यहाँ पे O था, यहाँ पे A है, B है, C है, और इसको ऊपर भेज दे तो D है। हम इस फिगर के अकॉर्डिंग नामकरण कर दिए। अब पैरेललोग्राम लॉ से वही बात करा, पैरेललोग्राम लॉ से अपने को क्या मिल जाएगा, तो जो रिजल्टेंट है OD वो किसके बराबर मिलेगा, तो OD वेक्टर मिलेगा OA और AB के वेक्टर, OA और OB वेक्टर का सम होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाए। अब पहले एडिंग OC कर लिया जाए, ये जो OC है दोनों साइड ऐड कर लें। एडिंग तो एडिंग OC ऑन OD वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल्स टू O वेक्टर OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर, ठीक है। ये मिले। अब सबका वैल्यू पुट किया जाए तो OA वेक्टर मतलब F1 वेक्टर, O2 वेक्टर मतलब F2 वेक्टर, OC वेक्टर मतलब F3 वेक्टर, ये देखने को मिला। अगर हमको इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिए तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट, मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ पे है अपने पास OD वेक्टर प्लस OC वेक्टर फॉर इक्विलिब्रियम जो F1 है, F2 है और F3 है, इसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, 0। अगर इसका रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो OD प्लस OC वेक्टर है वो किसके बराबर है, 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, OD और मतलब हम कंडीशन निकालें इक्विलिब्रियम स्टेट कब होगा तीनों फोर्सेस के लिए। तो हम क्या देखें कि भाई सबसे पहले अपने पास क्या था, ये था OA प्लस OB इज इक्वल्स टू OD वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ से ले आए हम लोग। उसके जब सबको सॉल्व किए तो हमको इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन चाहिए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, नेट रिजल्टेंट फोर्स का क्या आना चाहिए, 0। नेट रिजल्टेंट फोर्स का 0 आ रहा है तो मतलब यहाँ 0 है, तो इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो हमको क्या पता चला कि जो OD हो किसके बराबर होना चाहिए, -(OC) वेक्टर के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया, अब हम कंक्लूड करके ये बोल सकते हैं कि अगर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे ऐड कर रहा है तो उसको हम इक्विलिब्रियम तब बोलेंगे, आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ रिजल्टेंट ऑफ देम इज इक्वल्स एंड अपोजिट टू द थर्ड फोर्स। समझ आया? यही कंक्लूजन निकालना था कि अगर 3 फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म कर रहा है, 3 फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट पर अगर 3 कॉन्करेंट फोर्स लग रहा है तो उसको हम इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, तब बोलेंगे जब रिजल्टेंट ऑफ देम, कहने का मतलब जैसे मान लो ये हो गया 1 फोर्स, ये हो गया 2 फोर्स, ये हो गया 3 फोर्स, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। तो वही कह रहा है कि द सेट टू बी इक्विलिब्रियम इफ रिजल्टेंट ऑफ देम इज इक्वल्स टू अपोजिट टू द थर्ड फोर्स। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, ये थर्ड फोर्स के क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे भी समझ लो, जैसे ये 3 फोर्सेस हो गए अपने पास, तो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहाँ आएगा, तो तीसरे फोर्स के अपोजिट हो, मतलब किसी दो का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो तीसरे फोर्स के वो अपोजिट होना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे कि वो जो भी चीज़ है वो किसी स्टेट में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। कब, 3 फोर्सेस के लिए, ठीक है। अब बात कर लेंगे हम लोग लैमी फोर्स के बारे में, लैमी थ्योरम के बारे में। लैमी थ्योरम क्या कहता है, तो लैमी थ्योरम जब इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन आता है तो उसी के बीच में एंगल का कुछ रिलेशन देते हैं। तो इनका कहना है अकॉर्डिंग टू लैमी थ्योरम, इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मेंटेनिंग इट इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो हम लोग क्या देखें कि अभी अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स लग रहा है, तो तीनों फोर्स को बना दिया जाए। तो तीनों फोर्स के लिए मान लो हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, एक ले लिए इसको, जैसे एक फोर्स ही आ गया, ज़्यादा ही मोटा हो गया ये तो लग रहा। एक फोर्स ये हो गया, ठीक है। एक फोर्स कुछ ऐसा ले लेते हैं, एक फोर्स कुछ ये हो गया, और तीसरा फोर्स अलग कलर से ऑरेंज तो ये ले लेते हैं।
तीसरा फोर्स ये हो गया अपने पास। तो 3 फोर्सेस हम बना दिए, ठीक है। अब तीनों के बीच में कुछ कुछ एंगल बनेगा, लेकिन हम लोगों को अगर इक्विलिब्रियम में ले आना है तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये है कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, जो तीसरा फोर्स होगा इसके अपोजिट हो जाएगा। तो तीसरा फोर्स हम यहाँ बना दे रहे हैं, ये वाला तो इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये अभी अपने काम का नहीं है, अपने काम का नीचे वाला फोर्स है। तो नीचे वाला फोर्स भी बना दें हम लोग, अपने पास जो जो सारा फोर्सेस था सारा वो बना दे रहे हैं। ये हो गया तीसरा फोर्स, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे। और अब ये किस कंडीशन में? ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, मतलब स्टार्टिंग में जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे थे वो फोर्सेस क्या थे? ये था F1, इसका हम बोल रहे थे F2, और ये था अपने पास F3। तो लैमी थ्योरम का क्या कहना है? जो 3 फोर्सेस एक्ट करके किसी पार्टिकल पे और उसको इक्विलिब्रियम के स्टेट में रख रहे हैं, तो जो रिलेशन होगा, जो फोर्स होगा, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। अदर 2 फोर्सेस यानी क्या मतलब हो गया? अब देखो यहाँ पे पीले वाले को हम हटा दे रहे, रिजल्टेंट वाले को हटा दे रहे, और अगर हम तीनों फोर्सेस के बीच में एंगल लिखने जाएंगे तो एंगल कुछ ऐसा लिखेंगे, एंगल इससे लिख देते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा एंगल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देख लो अल्फ़ा बीटा गामा, तो हम जो यहाँ लिए हैं उसी हिसाब से बता दे रहे हैं, तो फिर ना रेशियो अलग अलग आने लगे। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अल्फ़ा है, इन दोनों के बीच में बीटा है, और इन दोनों के बीच में गामा एंगल है, ठीक है। ये कुछ एंगल है। तब रिलेशन क्या मिलेगा? 3 फोर्सेस अपने पास F1, F2 और F3, ठीक। अब हमको साइन के साथ एंगल लेना है, तो साइन के साथ अगर हमको F1 का एंगल बताना है तो F1 ये था अपने पास, तो F1 का एंगल अदर 2 फोर्सेस के साथ लेंगे। तो मतलब इन दोनों F1 से जो सटा हुआ रहेगा उसको नहीं लेंगे, ऐसा सिंपल समझो। तो F1 से सटा ये दोनों एंगल, तो ये दोनों को नहीं लेंगे, इसको लेंगे साइन अल्फ़ा, ठीक है। F2 के साथ क्या लेंगे? तो F2 ये है, तो इन दोनों को छोड़ के ये लेंगे साइन बीटा। इसीलिए हम अल्फ़ा बीटा गामा इस तरीके से लिखे हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पे आने लगे। अगर हमको फिर अब तीसरा बताना तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ गामा। समझ आया? अगर हमको किसी 2 फोर्सेस के बीच का एंगल बताना है तो हम कैसे बताएंगे? तो अगर हमको F1 का रिलेशन साइन के साथ बताना है, तो ऐसे देखो एंगल दिया हुआ फोर्सेस के बीच में अगर हमको एंगल के साथ खेलना है तो क्या होगा? F1 फोर्स हो जाएगा, उसके साथ क्या आ जाएगा? तो F1 से सटा हुआ जो एंगल है वो नहीं लेना, अदर 2 फोर्सेस से जो बन रहा एंगल वो लेना है। तो F1 साइन अल्फा, F2 साइन बीटा, F3 साइन गामा, एक रिलेशन आ जाएगा। इसी चीज़ को बोला जाता है लैमी थ्योरम। अब इसी चीज़ को अलग एंगल में लिखा जाए, मतलब 90 डिग्री माइनस करके लिखा जाए, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 90 नहीं 180, तो साइन पाई माइनस अल्फ़ा, साइन पाई माइनस बीटा, साइन पाई माइनस गामा। तो ये कब देखने को मिलेगा? जब फोर्सेस के साथ हम लोग ट्राइंगल बना देंगे। तो ट्राइंगल को जब ऐसा बन जाएगा तो उसके क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन से जो बना हुआ एंगल जो वो लेंगे हम लोग। तो साइन पाई माइनस अल्फा, जैसे मान लो ये जो हो गया, अब इसको हम एक्सटेंड किए तो ये हो गया F1, ये हो गया F3, ये हो गया F2, ऐसा कुछ बनेगा। तो अगर हम ये एंगल अल्फा लिए थे, मतलब F1 F2 के बीच का एंगल अल्फा लिए थे, तो बचा हुआ एंगल ये क्या आ जाएगा ट्रायंगल के अंदर? पाई माइनस अल्फा, तो वही ले लिया गया है। वैसे अगर यहाँ बीटा लिए थे तो आएगा पाई माइनस बीटा, यहाँ गामा था तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस गामा। तो ये कुछ एक और रिलेशन आ जाएगा 180 डिग्री से रिलेट करता हुआ। कुल मिला के जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है लैमी थ्योरम का वो ये है। तो लैमी थ्योरम अगर हम लोग देखने जाएंगे तो जो फोर्स है उसके अपोजिट वाला अपने एंगल लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल और लैमी थ्योरम दोनों समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स को देख लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले है अपने पास कनेक्टेड बॉडीज़। तो कनेक्टेड बॉडीज़ में क्या होगा कि जब कभी भी एक बॉडी दूसरे बॉडी से कनेक्टेड है तब क्या फोर्स होगा। देखो यहाँ पे हम कई सारा केस डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे केस हम लोग बस सीख रहे हैं। क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग इस तरीके से पूरा सॉल्व करेंगे, याद रखने की जरूरत नहीं। अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, देखो हमको नहीं याद होता है, हम सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को लेकिन याद नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि हम बार बार सॉल्व कर लेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम लोग को रिजल्ट याद हो जाए तो तुम लोग रिजल्ट याद रखना कि ऐसा सिचुएशन आएगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सिचुएशन डिस्कस कर लिया जाए कि क्या है अपने पास कहानी। तो सबसे पहले है अपने पास कनेक्टेड बॉडीज़। तो कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक में पहला है अपने पास कनेक्टेड बॉडी। कनेक्टेड बॉडी में क्या है, जैसे ये अपने पास पुली है, ठीक है, ये पुली हो गया। इस पुली से एक थ्रेड पार किया गया है, तो थ्रेड भी पार करा देते हैं भाई। ये हो गया थ्रेड अपने पास, ये हो गया थ्रेड, इस थ्रेड को ऐसे पार कराया गया है। एक थ्रेड ये है, वही थ्रेड ऐसे घूम के यहाँ पे आया, ठीक है। पुली हो गया, थ्रेड हो गया।
अब इस थ्रेड से एक मास कनेक्टेड है, मास को भी बना देते हैं। दादा चलते तो मास, दादा नाचते तो मास, ये हो गया मास। एक मास ये हो गया, एक मास ये हो जाएगा, ठीक है। दो मास हो गया, दो मास कनेक्टेड है। अब देखो देखने में ही तुम लोगों को दिख रहा होगा कि M1 भारी है, M2 हल्का है, जिसकी वजह से इस पूरे सिचुएशन का मतलब पूरे सिस्टम का इस तरफ मोशन होने लगा। मतलब पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। जब हम ऐसे लटका के रखे हैं तो उसके बाद जब हम देखेंगे तो ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है। तो इस तरफ जा रहा है तो देखो ये तो डायग्राम था। अब इसके ऊपर लगने वाला फोर्सेस क्या क्या है वो अब हम लोग बात कर लें। तो सबसे पहले बॉक्सेस के ऊपर mg लगेगा, ग्रेविटी की वजह से सबसे पहले कौन सा फोर्स लगेगा, mg। तो क्या लगेगा, m1g लगेगा। सिमिलरली इस बॉक्स के ऊपर भी m2 लगेगा, मतलब m2 बॉक्स के ऊपर क्या लगेगा, m2g लगेगा। इतना समझ आया, ये m1 बॉक्स था और ये m2 बॉक्स था। तो इसके ऊपर क्या लगने लगा, दोनों के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोल देंगे ग्रेविटी की वजह से m1g m2g, ठीक है। पूरा मोशन इस तरफ हो रहा है तो इस ए एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ए एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है। सिमिलरली ए एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट इस साइड से देखेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब इस मास को देखेंगे तो नीचे जा रहा है, इस मास को देखेंगे तो ऊपर जा रहा है। और क्या फोर्स लगेगा, तो और फोर्स यहाँ पे लगेगा थ्रेड में। जो थ्रेड होता है, जब कभी भी हम लोग कोई धागा लेंगे, कोई स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग पीने वाला नहीं, यहाँ स्ट्रिंग मतलब धागा वगैरह जब हम लोग लेंगे, रस्सी लेंगे, तो उस रस्सी में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। देखो कोई ऑब्जेक्ट है उस पर रखा हुआ, कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। कोई थ्रेड लेंगे हम लोग, कोई स्ट्रिंग लेंगे, कोई हम लोग रस्सी लेंगे, उस रस्सी में हमेशा एक फोर्स लगता है जो जिसको बोलते हैं टेंशन। टेंशन का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये थ्रेड्स एक ही थ्रेड है, तो जब एक ही थ्रेड रहता है तो उसमें टेंशन सेम ही रहता है। मतलब जैसे मान लो अगर एक रस्सी ये है, इस रस्सी को हम दूसरे रस्सी से बांधे हुए हैं, तो जब दो अलग अलग रस्सी आ जाएगा ना, तो इसका टेंशन अलग होगा, इसका टेंशन अलग होगा, तो मतलब तब उसमें जो लगने वाला फोर्स है वो दोनों अलग अलग। लेकिन अगर एक ही रस्सी है अपने पास और एक ऑब्जेक्ट यहाँ बंधा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ बंधा हुआ है, और अगर इन दोनों सिचुएशन में हम लोग टेंशन निकालना चाहेंगे तो टेंशन का डायरेक्शन होता है सबसे पहले अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी टेंशन का डायरेक्शन हो जाएगा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और जो एक ही थ्रेड है तो टेंशन यूनिफॉर्म है, मतलब सेम टेंशन है। लेकिन अगर अलग अलग थ्रेड था तब इस केस में टेंशन अलग अलग रहेगा। मतलब इस थ्रेड के लिए टेंशन T1, इस थ्रेड के लिए टेंशन T2। समझ आया बात। वही यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ही थ्रेड है। जब एक ही थ्रेड है, अब देखो इसको हम पुली पे बनाए हैं और इसको हम सीधा बना दिए। मतलब ये जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को अगर देखा जाए तो वो सिचुएशन यही तो है। अगर स्ट्रेट लाइन में देखा जाएगा तो एक मास m2 था, ठीक है, एक मास m2 था, यही था मास m2, ये मास था m1 अपने पास। दोनों के ऊपर क्या लग रहा था, mg लग रहा था, m2g, यहाँ पे m1g। धागे में टेंशन हो गया, इस तरफ एक्सेलरेशन हो गया पूरे सिस्टम का। तो अगर सीधा करके देखा जाए तो यही सिचुएशन है। तो ये हम बताना चाह रहे हैं, जब एक थ्रेड है अपने पास तो थ्रेड में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। टेंशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो टेंशन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। क्या ले ले, येलो ले ले, हाँ येलो तो यूज़ किया है, क्या ले ले, ग्रे ले लेते हैं। तो ये हो गया अपने पास टेंशन का डायरेक्शन, ये हो गया टेंशन का डायरेक्शन, ये हो गया टेंशन का डायरेक्शन, ये हो गया टेंशन। तो जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट अपने को कोई दिख जाएगा तो उससे अवे हम दिख नहीं रहा ना सही से। ये हो जाएगा टेंशन, ये हो जाएगा टेंशन, टेंशन का डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया टेंशन, ये हो गया टेंशन, टेंशन पूरे इसमें सेम रहेगा। तो ये तो अभी सबसे पहले हम लोग फोर्स निकालना सीखे। अब हम लोग इसको इक्वेशन में लिखना सीखेंगे। तो ऑब्जेक्ट का मोशन इधर होगा। अगर हम पूरे सिचुएशन को बाहर से देखेंगे तो ये पूरा इधर नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब दोनों मास में जीत कौन रहा है, ये वाला मास जीत रहा है। अगर हम फोर्सेज निकालेंगे तो ये मास जीत रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे F1। F1 कहने का मतलब जो पहले मास पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग F1 बोल रहे हैं। मतलब पहला मास कौन सा है, ये है, यही था ना, हाँ पहला मास ये है। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसको साफ करते हैं और यहाँ पे फोर्सेस के बारे में बात कर लिया जाए। अगर हम लोग फोर्स के बारे में बात करने जाएंगे तो फोर्स का एक जनरल फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम F1 के बारे में बात करें तो कौन सा मास लेंगे, m1। अब देखो जब फोर्स पहले वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स क्या है, तो फोर्स क्या है, फोर्स है m1g माइनस टी। होगा क्या, मतलब फोर्स ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, और दोनों में जीत कौन रहा है, तो ये जीत रहा है। तो इसलिए इसको में से इसको माइनस करके लिख दिया। और एक्सेलरेशन हो रहा है सिस्टम में तो m1 ये हो जाएगा। परिवार मिलन कर दे, टी को उधर भेज दें अगर,
तो क्या मिल जाएगा, m1 कॉमन लेके g माइनस में a मिल जाएगा। तो ये एक इक्वेशन आ गया। सिमिलरली अगर हम दूसरा इक्वेशन लिखने जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो अब हम बात करेंगे F2 के बारे में। F2 क्या हो जाएगा, m2a, ये तो होना ही है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एसएल। अब लगने वाला फोर्स क्या है, तो ऊपर टेंशन है, नीचे m2 जा देखा जाएगा तो जीत कौन रहा है, ऊपर वाला जीत रहा है। तो यहाँ हो जाएगा T माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a। ये हो गया अपने पास इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन अगर हम सॉल्व करने जाएंगे, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब t का वैल्यू इसमें रख दो, t का वैल्यू रख दो, चाहे कुछ भी ऐसे अरेंज करके सॉल्व कर लो, दोनों से t को इक्वेट कर दो। तो हम यही करते हैं, t का वैल्यू निकाल लेते हैं फिर इक्वेट कर देंगे। जैसे यहाँ से अगर हम क्या बोलते हैं, यहाँ से हम t का वैल्यू निकाल देते हैं, तो t का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा m2 कॉमन लेके a प्लस g, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि यहाँ टेंशन आ गया, यहाँ टेंशन आ गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो m1g माइनस m1a इज इक्वल्स टू m2a प्लस m2g, ये निकल के आएगा। हमको क्या निकालना, हमको एसेलरेशन निकालना। तो एसेलरेशन निकालने के लिए एसेलरेशन वाला पार्टी एक तरफ, ग्रेविटी वाला पार्टी एक तरफ। तो m1g माइनस m2g m2a प्लस m1a। तो यहाँ से अगर a कॉमन लेकर अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ मिलेगा m1 माइनस m2g कॉमन, और यहाँ पे m2 प्लस m1। ये हो गया अपने पास किसका, a का फॉर्मूला। a अगर ये निकल के आ गया तो a का वैल्यू अगर इसमें रख देंगे किसी में भी, इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में, तो टेंशन का फार्मूला निकल जाएगा, आ जाएगा। जैसे देखो ये फार्मूला निकल गया है, जब दो सिस्टम दिया हुआ है, दोनों का मोशन हो रहा है, तो हम कैसे इक्वेशन बनाए, कैसे सॉल्व किए। लेकिन क्या ये एक्सेलरेशन का फार्मूला याद हो जाएगा, एक मिनट। तो भाई ये एक्सेलरेशन का फार्मूला इतना आसान नहीं है, मेरे हिसाब से याद करना इतना आसान नहीं है। तो क्यों हम याद करने जाएंगे, हम अगर सीख गए कि इस तरीके से सॉल्व करके अगर इक्वेशन या आंसर ले आना, तो हम बार बार इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बाकी इस वैल्यू को, a का वैल्यू जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो अपने पास टेंशन भी निकल के आ जाएगा। तो टेंशन का फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, तो t का फार्मूला अपने पास 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2, ये फार्मूला है। तो अगर फार्मूला याद हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे को नहीं याद होता, मेरे को याद नहीं होता, तो हम बार बार ऐसे सॉल्व करके ही डिराइव करेंगे। समझ आ रहा बात हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर फार्मूला याद है तो कर लो, ठीक है। नहीं आता तो सीखो ये कि सॉल्व कैसे करना। मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीखना कि सॉल्व कैसे करना, क्योंकि उससे हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। फ्री बॉडी डायग्राम ये होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर कौन कौन सा फोर्सेस एक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग दिखाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहा है, किस किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसी को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी चीज़ को FBD भी बोला जाता है, ठीक है। तो अ डायग्राम फॉर ईच, क्या कह रहा है, अ डायग्राम फॉर ईच बॉडी ऑफ द सिस्टम dissipating all the forces on the body by the remaining part of the system is called FBD। तो जो भी हम लोग फोर्सेस बताते हैं किसी बॉडी पे, उसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी टेबल पे, जैसे ये टेबल हो गया, इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं भाई, ये ऑब्जेक्ट को रख दिए टेबल पे। तो अगर टेबल पे ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्सेज है उसके बारे में अपने को बात कर लेना। जैसे ये टेबल था, अब इसके ऊपर लगने वाला फोर्सेस कौन है, तो सबसे पहले एक नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो जाएगा mg। अब बदले में जो टेबल है, टेबल भी कुछ फोर्स लगाएगा उस ऑब्जेक्ट पे, वो फोर्स क्या हो जाएगा n, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोल रहे थे। तो वही बात यहाँ पे कि n, जब कभी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग बात करने जाएंगे, टेबल पर रखे हैं, तो n इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज़ एक्टर्टेड बाय द सरफेस। सरफेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगा। mg इज़ द फोर्स ऑन m बाई किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो ये दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे तो लगना ही है, अगर दो कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी सरफेस पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये बात तो समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तब कैसे फोर्स लगेगा, तो वही अब यहाँ पे बात हो जाएगा कि दो ऑब्जेक्ट को अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्स रखा गया, तो जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर रखा गया तो ये सिचुएशन दिया हुआ। अब इस सिचुएशन में लगने वाला फोर्सेस क्या है वो देख लो। तो सबसे पहले जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, उसके ऊपर क्या लगेगा mg लगेगा। लेकिन जो ऊपर रखे हैं, मतलब ये जो फोर्स है इसके ऊपर भी तो mg लगना है, mg लगना है, तो mg नीचे की तरफ लगेगा m2g। और ये m2g अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो जो जिस बॉक्स के ऊपर रखा गया है उसको, जैसे मान लो अगर मेरे ऊपर किसी को हम बैठा के रखे हैं तो उसका वेट तो मेरे कंधों पे है, लेकिन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन है तो मेरे कंधों पे ही ना, हम अगर यहाँ पे बैठा के रखे हैं, अगर मान लो वो उसका कोई भी असर होगा तो मेरे कंधों पे ही होगा ना।
अगर बहुत हेवी होगा तो हम बैठ जाएंगे, अगर हम उसको उठा सकते हैं आसानी से तो आराम से अपने कंधों पे उठा के बैठा के रखें। तो ही बात है, जो बदले में रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा वो कौन लगा रहा होगा, ये M2 बदले में रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा है कि इसको N2 से रिप्रेजेंट किया गया नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन लगा रहा होगा, ये जो मास है वो लगा रहा होगा। जैसे हम इसको बना के ही बता देते हैं। जैसे एक मास ये था, ठीक है, और इसके ऊपर एक मास ये रखा गया, तो इसके ऊपर तो M1G लग ही रहा है और बदले में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स स्टेबल लगा ही रहा है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो मास है अपने पास, जिसको हम लोग छोटे वाले मतलब नीचे वाले मास पे रखें, तो इसके ऊपर mg लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन बदले में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा, यही ये वाला मास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा, ठीक है, हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सिचुएशन में। तीसरा सिचुएशन क्या है कि जैसे मान लो एक ये है, कुछ अपने पास ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर एक पुली लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इस पुली से कुछ ऑब्जेक्ट को बांधा गया है। तो ये हो गया थ्रेड अपने पास, ये हो गया, और इससे कुछ मास को बांध दिया गया। एक मास ये हो गया, एक मास ये हो गया, ठीक है, इसको बांध दिया गया। तो इस पर लगने वाला फोर्सेस क्या हो जाएगा, तो इस पर लगने वाला फोर्सेस बताना अपने को। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो है इसी डायरेक्शन में अपने पास n रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको हम यहाँ पे n1 बोल देते हैं, यहाँ पे n2 बोल देते हैं। लेकिन जो mg लगेगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे इसको, जैसे ये यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया, तो इसके बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा। इसके बीच का एंगल, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके बीच का एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा। तो बदले में mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगना है, mg का जो डायरेक्शन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, mg का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, क्योंकि भाई ग्रेविटी उसको सीधा सीधा नीचे खींचेगा। लेकिन ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसको हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करके हम दो कंपोनेंट लाएंगे, एक n के अपोजिट लाएंगे और एक इस डायरेक्शन में लाएंगे, ठीक है। सिमिलरली इसको भी रिजॉल्व करके एक n के अपोजिट में आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा। तो हम लोग जनरली करते क्या, रिजॉल्व इस तरीके से करते हैं। देखो एंगल वाला खेल, अगर यहाँ पे थीटा एंगल है तो यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा, जिसके वजह से रिजॉल्व करने की वजह से एक कंपोनेंट इधर आएगा mg का, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो जब इसको हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करें तो आसानी से बताएंगे, इधर हम लोग mg cos थीटा ले आते हैं, इधर हम लोग mg sin थीटा ले आते हैं। अब वही मतलब हमको क्या करना है, हमको अपोजिट में फोर्स ले आना ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सकें। और mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा और उसको हमेशा हम लोग रिजॉल्व करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो एक बात करें, फ्रिक्शन तो अभी कहीं नहीं लगाया है, तो फ्रिक्शन अभी नहीं बता रहे, तो फ्रिक्शन अभी रहने दिया। ये हो गया अपने पास तीसरा था। अब चौथा देख लिया जाए, चौथा कैसा है, तो चौथा यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। एक ये टेबल है, इस टेबल पे एक मास को रखा गया, ये मास है अपने पास, ठीक है। तो पेन चेंज कर लेते हैं, पेन ले लेते हैं ताकि बता के, ये एक मास रखा गया। अब इस मास के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, तो टेबल की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ mg लगेगा। इतना तो अब क्लियर हो जाना चाहिए, नीचे की तरफ mg लगना है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रखना है। इसको अगर हम किसी थ्रेड से बांध के रखें, तो ये हो गया थ्रेड से बांध के रखें। तो अगर थ्रेड से बांध के रखें तो इसमें क्या आ जाएगा, एक टेंशन आ जाएगा जिसका डायरेक्शन हो जाएगा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, टेंशन T हो गया। और जिस मास को लटका के रखे हैं उसके ऊपर भी ग्रेविटी लग रहा होगा, जिसको हम बोल देंगे M2G। समझ आए बात, तो यही था फोर्सेस, बस हो गया, इसमें यही सब फोर्सेस लग रहा है। तो ये जो फोर्सेस को हम डायरेक्शन से एरो से बता रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम बहुत अच्छा चीज़ है ये देखने के लिए कि किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कैसे मोशन कर रहा है, ये सब अगर हमको पता चल जाएगा तो आसानी से हम लोग इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को। बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ये सब देखो कितना अच्छा लग रहा है, हार्ड तो नहीं लग रहा मेरे हिसाब से। फ्री बॉडी डायग्राम अगर समझ रहे होंगे तो एकदम नॉर्मल चीज़ है, एकदम आसान कुछ है नहीं, बस देखना कौन कौन सा फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में मोशन हो, उस हिसाब से हम लोग इक्वेशन सेट करके सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान चीज़ है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे फ्रिक्शन। देख लीजिए फ्रिक्शन कंप्लीट हो पाएगा आज। 3 टाइप का फ्रिक्शन होता है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी है, एंगल ऑफ रिपोज भी। तो फ्रिक्शन आज रहने देते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबा चला जाएगा। फ्रिक्शन हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम तक डिस्कस कर लिए, फ्रिक्शन भी डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक बार मतलब न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अपने पास ये मोशन करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके फ्रिक्शन को कंप्लीट कर लेंगे और साथ साथ न्यूमेरिकल को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो भी था सब समझ आया होगा और अच्छा चीज़ था, इंटरेस्टिंग चीज़ था, बोरिंग चीज़ नहीं था। तो बाकी जो भी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ाई लिखाई करते रहो, अपना ख्याल रखो, थोड़ा सा मौज मस्ती, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करना है। तब तक के लिए राम राम।